Hello everyone and welcome back to our channel. In this video, we will talk about the chapter number 9 of class 12th, that is strategies for the enhancement for food production. So without wasting any time, let's proceed with our video. For the first, let us revise the video or the content that we have studied yesterday. तो हमने सबसे पहले पढ़ा था एनिमल ब्रीडिंग, हमारा टॉपिक चल रहा था। उसके अंदर हमने ब्रीडिंग की जो टर्म है उसकी डेफिनेशन पढ़ी थी। तो क्या थी ब्रीडिंग? कि एक ग्रुप है एनिमल्स का जो कि उनके जो डिसेंडेंट हैं यानी कि जो एंसेस्टर्स हैं वो एक दूसरे से रिलेटेड हैं और इनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो भी एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब है यानी उनके जर्नल अपीयरेंस, वो दिखते कैसे हैं, उनके फीचर्स क्या क्या हैं, कितना उनका साइज़ है और बाकी कैसी उनकी बॉडी की कॉन्फ़िगरेशन है। अगर ये सारी चीज़ें मिलती हैं तो हम उस ग्रुप के एनिमल्स को क्या बोलते हैं? एक ब्रीड बोलते हैं। फिर हमने पढ़ा कि अगर सेम ब्रीड के एनिमल्स के बीच में ब्रीडिंग हो रही है तो उसको हम इनब्रीड बोलेंगे। वहीं अगर अलग अलग ब्रीड्स के एनिमल्स के बीच में क्रॉसिंग हो रही है तो उसको हम आउट ब्रीडिंग बोलेंगे। तो आज हम सबसे पहले शुरू करेंगे इन ब्रीडिंग के साथ। इन ब्रीडिंग रेफर्स टू द मीटिंग ऑफ 4 और more closely related individuals within the same breed for 4 to 6 generation। तो इन ब्रीडिंग होती है, इसके अंदर मीटिंग होगी जो क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल्स हैं यानी कि जो बहुत आपस में मिलते जुलते इंडिविजुअल हैं, एक दूसरे के साथ रिलेशन में रहे हैं और उनकी ब्रीड भी सेम होनी चाहिए पिछले 4 से 6 जनरेशन के बीच में। यानी कि जो बिल्कुल क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल हैं सेम ब्रीड के पिछले 4 से 6 जनरेशन के अंदर, इस टाइप में अगर मीटिंग हो रही है तो उसको हम इन ब्रीडिंग बोलते हैं। द ब्रीडिंग स्ट्रैटेजीज इज एज फॉलोज: सुपीरियर मेल एंड द सुपीरियर फीमेल ऑफ द सेम ब्रीड आर आइडेंटिफाइड एंड मेटेड इन द पेयर्स। तो ये जो इन ब्रीडिंग हो रही है इसमें क्या होगा कि एक सुपीरियर मेल और एक सुपीरियर फीमेल का चूज़ किया जाएगा। किस बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे कि कोई मेल या फीमेल ये सुपीरियर हैं? यानी कि उनके अंदर जो क्वालिटी होगी, उनके जो प्रोडक्शन की, जो भी उनका प्रोडक्ट उनसे हम ले रहे हैं उसकी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई फीमेल है, अगर हम काऊ या बफेलो की बात करें तो जिस बफेलो के अंदर ज़्यादा मिल्क प्रोडक्शन होगा उसको हम सुपीरियर फीमेल कंसिडर करेंगे। इसी तरीके से सुपीरियर मेल का भी सिलेक्शन होता है उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे। तो सुपीरियर और मेल और फीमेल को आइडेंटिफाई किया जाता है, वो दोनों क्या होंगे? सेम ब्रीड के होंगे और उनको फिर मेट करवाया जाता है पेयर्स के अंदर। द प्रोजेनी ऑब्टेन्ड फ्रॉम सच मीटिंग आर इवेलुएटेड एंड सुपीरियर मेल एंड फीमेल अमंग देम आर आइडेंटिफाइड फॉर फर्दर मीटिंग। तब इनके मीटिंग से जो प्रोजेनी आएगी, जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी, उनको फिर ध्यान से उनकी पूरा स्टडी किया जाता है, उनका डेटा जो है उसको कलेक्ट करके रखा जाता है और जो भी इनकी प्रोजेनी आई हैं, जितनी भी हैं, उनके अंदर से भी फिर सुपीरियर मेल और फीमेल को सिलेक्ट किया जाता है अगले मीटिंग के लिए। अ सुपीरियर फीमेल इन द केस ऑफ कैटल इज़ अ काउ और बफेलो दैट प्रोड्यूस मोर मिल्क पर लैक्टेशन। तो सुपीरियर मेल जो फीमेल है वो कौन होगी? एग्जाम्पल बताया जा रहा है अब यहाँ कि फॉर एग्जाम्पल हम कैटल्स की बात कर रहे हैं तो उसमें काऊ या बफेलो जो भी होगी उनमें उनकी जो ब्रीड है उसके अंदर कौन सुपीरियर होगा? जिसके अंदर ज़्यादा मिल्क का प्रोडक्शन होगा। ऑन द अदर हैंड अ सुपीरियर मेल इज़ अ बुल which give rise to superior progeny as compared to those of the other males। वहीं जो सुपीरियर मेल का जो सिलेक्शन है जो कि बुल होगा
वो डिपेंड करेगा कि उसकी जो प्रोजेनीज के कितनी सुपीरियर आ रही हैं बाकी मेल्स के कंपैरिजन में। तो यहाँ सबसे पहले जो मेन चीज़ थी वो ये थी कि व्हाट इज़ इनब्रीडिंग। तो मतलब मीटिंग होती है बिल्कुल क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल्स की सेम ब्रीड के अंदर, क्योंकि अगर डिफरेंट ब्रीड में होगी तो उसको हम आउट ब्रीडिंग बोलेंगे, पर यहाँ तो इनब्रीडिंग की बात हो रही है। तो बिल्कुल क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल्स सेम ब्रीड के 4 से 6 जनरेशन्स के बीच में, इनके अंदर होगा क्या कि सुपीरियर मेल और फीमेल को आइडेंटिफाई किया जाएगा, देन मीटिंग होगी, और उसके बाद जो इनकी प्रोजेनीज आएंगी उनको भी फिर फर्दर इवैल्यूएट किया जाएगा, स्टडी किया जाएगा, और उन प्रोजेनीज के अंदर भी जो ज़्यादा सुपीरियर मेल या फिर फीमेल होंगी उनको अलग से रखा जाएगा फर्दर मीटिंग के लिए। ट्राई टू रिकलेक्ट द homozygous pure line developed by Mendel as we have discussed in chapter number 5। तो आपने होमोजाइगस के बारे में पढ़ा ही होगा 5th चैप्टर के अंदर। 5th चैप्टर में क्या था, इज़ ऑल अबाउट जेनेटिक्स। मेंडल ने बताया था कि होमोजाइगस हेटेरोजाइगस क्या होते हैं, प्योर लाइन क्या होती है। अ सिमिलर स्ट्रैटेजी इज़ यूज्ड for developing pure lines in cattle as was used in the case of pea। तो मेंडल ने किस चीज़ के ऊपर स्टडी करी थी, पी के प्लांट के ऊपर स्टडी करी थी, और उसने एक ही प्लांट को फिर फर्दर और ग्रो करवाया था, और उनसे जितने भी आए थे वो सारे प्योर लाइन के प्लांट थे। मतलब प्योर लाइन का मतलब ये है कि उनके बीच में बिल्कुल भी मिक्सिंग नहीं हो रही है, प्योर लाइन का मतलब यही होता है। तो ये जो मिक्सिंग ना होने वाली जो स्ट्रैटेजी है वो यहाँ पे भी काम में आएगी। इन ब्रीडिंग इंक्रीजेस होमोजाइगोसिटी, और ये जो इन ब्रीडिंग वाली टेक्निक है ये होमोजाइगोसिटी यानी कि प्योर लाइन को इंक्रीज करवाती है। कैसे इंक्रीज करवा रही है, क्योंकि हमने इन ब्रीडिंग में क्या किया है, बिल्कुल क्लोजली रिलेटेड जो इंडिविजुअल्स हैं उनको मीट करवाया है। और कितने क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल्स, 4 से 6 जनरेशन के बीच में, तो वो तो बहुत ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड हुए। तो उनसे जो नई ब्रीड आएगी, जो नए प्रोजेनीज आएंगी वो क्या होंगे, होमोजाइगस होंगे। होमोजाइगस का अपोजिट क्या होता है, हेट्रोजाइगस। तो जो आउट ब्रीडिंग होगी उसके अंदर क्या होगा, हेट्रोजाइगोसिटी आएगी, पर इन ब्रीडिंग के अंदर होमोजाइगोसिटी यानी कि प्योर लाइंस की डेवलपमेंट होगी। Thus, inbreeding is necessary if we want to evolve a pure line in any animal। और इन लास्ट कंक्लूजन ये निकलता है कि अगर हमें प्योर लाइन चाहिए है किसी भी एनिमल की तो हमें क्या करवाना पड़ेगा, इन ब्रीडिंग करवानी पड़ेगी। Inbreeding exposes harmful recessive genes that are eliminated by selection। तो अब इनब्रीडिंग करती क्या है, अब कुछ जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि डोमिनेट होते हैं तो वो क्या होते हैं, एक्सप्रेस हो जाते हैं। जो डोमिनेंट के जो अपोजिट थे, जो एक्सप्रेस नहीं हो पाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, रिसेसिव बोलते हैं। तब बार बार अगर इनब्रीडिंग करवाई जाए तो उससे क्या होगा, एक टाइम के बाद तो वो जो रिसेसिव हैं वो भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो वो क्या होंगे, एक्सपोज हो जाएंगे, यानी हमें उन रिसेसिव जीन्स के बारे में भी पता चल पाएगा और हम उनको हटा सकते हैं सिलेक्शन करके। क्योंकि जो एक्सप्रेस हो रहे हैं उनका तो मतलब हमें पता चल रहा है कि कौन कौन सी चीज़ें एक्सप्रेस हो रही हैं, क्योंकि वो दिखाई दे रही हैं हमको, पर जो नहीं दिखाई दे रही हैं वो कौन सी हैं, रिसेसिव वन। अब अगर लगातार इनब्रीडिंग होगी तो इससे ये कभी ना कभी तो ये जो रिसेसिव हैं ये भी एक्सप्रेस करेंगे, और फिर अगर इन्होंने एक्सप्रेस किया तो हम जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनका सिलेक्शन करके इन जो रिसेसिव जीन्स थे जो हार्मफुल वाली थी उनको एलिमिनेट भी कर सकते हैं। इट ऑल्सो हेल्प इन accumulation of superior genes and elimination of less desirable genes। इसके अलावा
जो इनब्रीडिंग है उसके अंदर जो सुपीरियर जीन्स हैं उसके एक्यूमुलेशन में भी मदद मिलती है। एक्यूमुलेशन का मतलब है इकट्ठा होना, एक्सप्रेस होना, तो उसके अंदर भी मदद मिलेगी। और जो लेस डिज़ायरेबल जीन्स हैं, यानी मतलब ऐसी जीन्स जिनकी ज़रूरत नहीं है हमें, हम उनको एलिमिनेट भी कर पाएंगे। यानी मतलब जो डिज़ायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हम उनको ईज़िली रख सकते हैं, और जो अनडिज़ायरेबल वन हैं हम उनको एलिमिनेट भी कर सकते हैं। Therefore, this approach where there is a selection at each step increases the productivity of inbreed population. अब चूंकि यहाँ पे तो हर स्टेप के अंदर सिलेक्शन हो रहा है, क्यों? क्योंकि वही 4 से 6 रिलेटेड जनरेशन वाले जो इंडिविजुअल्स हैं उन्हीं को लगातार ब्रीड करवाया जा रहा है। तो उससे क्या होगा कि जो प्रोडक्टिविटी होगी इन ब्रीड वालों की वो बढ़ रही है, क्योंकि उनके डिज़ायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स ही अच्छे आते जा रहे हैं। अनडिज़ायरेबल वालों को स्टेप बाय स्टेप अगर कोई एक्सप्रेस भी हो रहा है तो उसको हम हटा दे रहे हैं। हाउएवर, कंटिन्यूड इनब्रीडिंग, स्पेशली क्लोज इनब्रीडिंग, यूजुअली रिड्यूसेस फर्टिलिटी एंड इवन प्रोडक्टिविटी। तो अभी तक तो हमने ये जो चीज़ें पढ़ी थी ये सारी क्या थी? फ़ायदेमंद चीज़ें थी कि कैसे फ़ायदा होता जा रहा था हमें इन ब्रीडिंग करवाने का, कि होमोजाइगोसिटी आ रही थी, प्योर ब्रीड डेवलप हो रही थी। जो इसके अलावा जो सुपीरियर जीन्स थी हम उनको एक्यूमुलेट कर रहे थे, जो हार्मफुल वाली थी उनको स्टेप बाय स्टेप करके हम एलिमिनेट भी कर रहे थे, और इसकी वजह से जो प्रोडक्टिविटी थी इन ब्रीडिंग की वो भी इंक्रीज़ हो रही थी। तो ये तो कुछ एडवांटेजेस थे इसके इन ब्रीडिंग के। अब जो इन ब्रीडिंग का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है वो ये है कि अगर लगातार हम उन्हीं क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल्स के बीच में अगर ब्रीडिंग करवाते रहेंगे तो धीरे धीरे उनकी जो फर्टिलिटी है वो कम हो जाएगी, और इससे बहुत बार क्या होता है कि उनकी जो प्रोडक्टिविटी है वो भी कम हो सकती है। पर ये होगा कब? जब हम कंटिन्यूएशन में इनब्रीडिंग करवाते रहेंगे, और इसी को हम क्या बोलते हैं? इनब्रीडिंग डिप्रेशन। तो यहाँ से 1 नंबर में ये बहुत बार पूछा जाता है कि व्हाट इज़ इनब्रीडिंग डिप्रेशन। तो होगा क्या कि अगर लगातार जो क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल्स हैं उनके बीच में ब्रीडिंग होती रहेगी तो उनकी फर्टिलिटी भी कम हो सकती है, और इसके साथ साथ उनकी प्रोडक्टिविटी भी कम हो सकती है, और इसी को हम इनब्रीडिंग डिप्रेशन बोलते हैं। However, this becomes a problem. Selected animals of a breeding population should be mated with unrelated superior male of the same breed. तो अब ये जो इनब्रीडिंग वाली चीज़ है ये तो हमारे लिए दिक्कत कर सकती है, और वो जो भी एनिमल हमने सेलेक्ट किया है किसी भी ब्रीडिंग पॉपुलेशन से उसको मेट करवाना पड़ेगा किसी अनरिलेटेड सुपीरियर मेल से। यानी कि अनरिलेटेड का मतलब क्या हुआ? जो कि 4 से 6 जनरेशन्स के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं हो उन दोनों इंडिविजुअल्स का। तो अगर हम ऐसे को ही अगर फिर से क्रॉस करवाएं, क्योंकि इनब्रीडिंग में क्या था? 4 से 6 जनरेशन थी, पर यहाँ पे अगर किसी के अंदर इनब्रीडिंग डिप्रेशन आ गया है तो हम किसी अनरिलेटेड इंडिविजुअल से जो भी कोई हमारा जो सुपीरियर एनिमल है उसको ब्रीड करवाएंगे, पर कंडीशन क्या रहेगी कि वो सेम ब्रीड के ही होने चाहिए, बस एक दूसरे से अनरिलेटेड होने चाहिए। दिस यूजुअली हेल्प रीस्टोर द फर्टिलिटी एंड यील्ड। और इससे क्या होगा कि वो जो इनब्रीडिंग डिप्रेशन आया था वो हट जाएगा, और इससे फर्टिलिटी वाली जो प्रॉब्लम थी वो भी ठीक हो जाएगी, और उसके साथ साथ जो यील्ड थी, जो प्रोडक्शन थी उनके प्रोडक्ट की, वो भी काफ़ी हद तक इंक्रीज हो सकती है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ आउट ब्रीडिंग। अभी तक हमने इनब्रीडिंग देखा था, अब हम आउट ब्रीडिंग पढ़ते हैं। आउट ब्रीडिंग इज़ अ ब्रीडिंग of unrelated animals
which may be between individuals of the same breed but having no common ancestors for 4 to 6 generations, or between different breed or different species. तो अब आउटब्रीडिंग क्या होगी कि जो अनरिलेटेड एनिमल्स हैं, यानी कि जिनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है, चाहे वो सेम ब्रीड के हों पर उनके अंदर 4 से 6 जनरेशन के बीच में कोई भी जो एंसेस्टर है वो सेम नहीं होना चाहिए, इसको हम आउट क्रॉसिंग भी बोलते हैं। या फिर ब्रीडिंग होगी अनरिलेटेड एनिमल्स की अलग अलग ब्रीड की। अगर अलग अलग ब्रीड की क्रॉसिंग करवा रहे हैं तो उसको हम क्रॉस ब्रीडिंग बोलते हैं। और जो तीसरा है कि अलग अलग स्पीशीज़ के एनिमल्स के बीच में भी मैटिंग हो सकती है, इसको हम इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन भी बोलते हैं। इन सिंपल एंड शॉर्ट, आउट ब्रीडिंग मतलब कि जो अनरिलेटेड एनिमल्स हैं उनके बीच में ब्रीडिंग होना। अब ये जो आउट क्रॉसिंग है इसके 3 टाइप हैं। पहला है आउट ब्रीडिंग के 3 टाइप हैं। पहला है आउट क्रॉसिंग, दूसरा है क्रॉस ब्रीडिंग और तीसरा है इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। तो अब अगर 4 से 6 जनरेशन के बीच में अगर सेम ब्रीड के एनिमल्स के बीच में ही कोई कनेक्शन नहीं है और हम उनकी मेटिंग करवाएंगे तो उसको हम आउट क्रॉसिंग बोलेंगे। वहीं अगर हम डिफरेंट ब्रीड के एनिमल्स को क्रॉस करवा रहे हैं तो उसको हम क्रॉस ब्रीडिंग बोलेंगे। नाम से ही इंडिकेट होता है ब्रीडिंग, क्रॉस ब्रीडिंग, यानी कि अलग अलग ब्रीड्स के बीच में ये क्रॉसिंग हो रही है। और तीसरा है कि हम स्पीशीज़ ही अलग अलग कर दें, कि कोई एक स्पीशीज़ लें और कोई दूसरी अलग स्पीशीज़ लें और फिर उनके जो एनिमल्स हैं, इंडिविजुअल्स हैं, उनको हम ब्रीड करवाएं। इस टाइप की आउट ब्रीडिंग को हम इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन भी बोलते हैं।